हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। और आज हम बात करेंगे कि आप 180 में से 180 कैसे ला सकते हो। जी हां, आपने एकदम सही सुना। अगर किसी बच्चे के 180 में से 180 आते हैं, इसका मतलब आपके भी आ सकते हैं। अगर आपको पता है कि नीट में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, नीट में कहां से क्वेश्चन आते हैं, तो आधी जीत आपकी हो चुकी है। बस आपको पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है और कॉन्फिडेंस रखना है, आप जीत जाओगे। मतलब आप 180 में 180 ला सकते हो, कोई इंपॉसिबल टास्क नहीं है। कैसे करना है, सारी चीजें आइए डिस्कस करते हैं। और आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम एकदम सामने खड़े हुए हैं आपके। ठीक, समझ लो बस सारी चीजें कैसे करनी है। तो एक एक करके हम सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। पेपर का डिफिकल्टी लेवल केमिस्ट्री का कैसा होता है, अगर हम इसकी बात करने चले जाएं। पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, तो भाई साहब 75% क्वेश्चन जो हैं वो इजी ही आते हैं। इजी मतलब इतने इजी कि अगर तुम पढ़ के गए हो, आपने घर पे तैयारी करी है, आपने सारे टेस्ट अच्छे से ईमानदारी से दिए हैं, तो ये सवाल देखते ही बनेंगे। ईमानदारी से अगर तैयारी करके जाओगे तभी बनेंगे। 20% जो है वो मीडियम आता है, मतलब इसमें थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड होगा या थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लेंगे। और 5% के आसपास अगर हम बात करें तो ये हार्ड क्वेश्चन होते हैं। और ऐसे कोई हार्ड नहीं होते, बस उस पर्टिकुलर चैप्टर की गहराइयों को नापने के लिए 5% सवाल पूछे जाते हैं। समझ गए बात को? चलो भाई, अगर सेगमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो नीट वालों को थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री से प्यार होता है। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो 40% के आसपास तक पूछी जाती है। और ये कोई फिक्स नहीं है कि भाई 40% ही पूछा जाएगा। बोलने लगो सर पेपर हम देकर आया, आप 40% नहीं आया, इस बार तो 35% ही आया। वेरी कर सकता है, लगभग बराबर वेटेज होता है, किसी का थोड़ा ज्यादा किसी का थोड़ा कम। आज की डेट में अगर हम बात करें, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। अब कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कोई कम इंपॉर्टेंट होता है। आप चैप्टर नेग्लेक्ट करके एग्जाम में नहीं बैठ सकते। आपको सारे के सारे चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे। आपको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री तक तैयार करना पड़ेगा, एवरीडे लाइफ तक तैयार करना पड़ेगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस, हाइड्रोजन, ये सब चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे। ध्यान रखना। ठीक, तो 40% अगर हम बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री पीसी लिखा हूं मैं। और 30% की बात करें, अब ये 30-35% तक हो सकता है। ओसी की बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और अगर आईओसी की बात करें तो 30% तक ही हो गया। ठीक है, आईओसी लिटिल बिट कम भी हो सकता है, मतलब 25-20 भी हो सकता है, ये थोड़ा वेटेज बढ़ सकता है। मतलब ऑन एन एवरेज देखा जाए तो लगभग बराबर है, थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा कम होता है। ठीक, समझे? तो सेगमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बात करें नीट के पेपर का तो ये है। तो अब अगर हमने एनालिसिस ये कर लिया कि किस टाइप से आना है, क्वेश्चन किससे आते हैं, तो अगर चैप्टर बता देते सर तो अच्छा लगता, बिल्कुल बताएंगे। ठीक, जैसे 3 कैटेगरी हम डिवाइड करें इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखो चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट है, कोई मोर इंपॉर्टेंट है, कोई लेस इंपॉर्टेंट है। एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी और जेड कैटेगरी में अपन ने चैप्टर डिवाइड करे हैं। एक्स कैटेगरी में कौन से चैप्टर आते हैं जो एकदम मस्त है भाई, इनके बिना तो एग्जाम देने भी मत जाना, वो एकदम मस्त है। जैसे केमिकल बॉन्डिंग ऐसा चैप्टर है कि ये तो आपको पढ़ना ही है यार, ये तो आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे तो भी पढ़ना है भाई। अगर तुम आगे बढ़ रहे हो, 12th में ड्रॉप में आगे बढ़ रहे हो, तो ये तो पढ़ना ही है। 11th में पढ़ा ही था तुमने, आगे भी पढ़ोगे भाई। अगर ड्रॉप लोगे तो केमिकल बॉन्डिंग फिर से पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। 12th में तो केमिकल बॉन्डिंग फिर से पढ़ना पड़ेगा, 11th में तो पढ़ा ही जाता है। तो केमिकल बॉन्डिंग ऐसा चैप्टर है जिससे तुम बचकर निकल ही नहीं सकते। इसके बिना केमिस्ट्री की आगे की चीजें नहीं समझ आएंगी, ज्योमेट्री शेप वगैरह कैसे बनते हैं, स्ट्रक्चर, है ना। सेकंड चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है वो जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाम भले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन इसी में ही मैक्सिमम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी के अंदर समाई हुई है। मैक्सिमम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी के अंदर है बेटा। तो जीओसी पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी पकड़ आपकी जीओसी पर होगी, आगे की केमिस्ट्री बहुत स्मूथ चलती है, बहुत स्मूथ चलती है। थर्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये तो भाई ये सबसे पहले आप तैयार करो। हम तो खैर लेक्चर प्लानर के सीक्वेंस में चलेंगे अगेन 2.0 बैच में, लेकिन अगर आप तैयारी करने बैठ रहे हो तो केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर फोकस में रहना चाहिए। आपके दिमाग में होना चाहिए कि केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो अपन बेसिक से ही सारा, लेकिन दिमाग में होना चाहिए केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी, हेलो एल्केन, एल्डिहाइड, कीटोन। तो ये जो सारे चैप्टर आपको दिख रहे हैं ना, ये तो भाई साहब बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। और एनसीईआरटी की नेम रिएक्शन, भाई साहब नीट वाले पूछ लेते हैं सीधी सीधी नेम रिएक्शन, तो ये ध्यान रखना। एनसीईआरटी की नेम रिएक्शन रेडी रखनी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पर पकड़ रखनी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर पकड़ रखनी है। अगर हम वाई टाइप के चैप्टर की बात करें तो इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम में केमिकल आयनिक दोनों की मैंने बात कर ली है। थर्मोडायनेमिक्स, पी ब्लॉक, एल्कोहल, ईथर, फिनॉल। देखो ये चैप्टर हम छोड़ कोई नहीं रहे, पढ़ेंगे तो सीक्वेंस में, लेकिन बस मैं बता रहा हूं किनको ज्यादा तवज्जो देनी है, किनको कम तवज्जो देनी है। तवज्जो मतलब प्रायोरिटी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अमीन्स, बायोमोलिक्यूल, देखो एक ना एक सवाल इनसे लिखा हुआ है यार। बायोमोलिक्यूल हो गया, पॉलीमर हो गया, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ हो गया, ये एक एक सवाल लिखा हुआ है पहले से, पेपर बन चुका है अगले साल का, ये सवाल डाल दिया इनमें से, मिलेगा आपको नोट्स में से, है ना। हाइड्रोकार्बन, तो ये चैप्टर तैयार करने हैं हमें, ये गांठ बांध लो। आपको कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, एक सिंगल चैप्टर आपको केमिस्ट्री में नहीं छोड़ना है, ये ध्यान रखना। ठीक, आगे चलते हैं। जेड टाइप की कैटेगरी में हमने रखे स्टेट ऑफ मैटर, आइसोमेरिज्म, आईयूपीएसी, सॉलिड स्टेट, ये जेड कैटेगरी में हमने रखे हैं। जैसे मेटलर्जी, सरफेस, एस ब्लॉक, रिडॉक्स रिएक्शन, सॉल्यूशन, ठीक, केमिकल काइनेटिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, डी एंड एफ ब्लॉक। इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ने हैं, फिर मैं बोल रहा हूं
एक्स वाई और जेड टाइप के आप गलत तरीके से मत लेना, जो मैं समझा रहा हूं मेरे शब्दों का अर्थ समझना। आपने पूरी केमिस्ट्री पढ़नी है, आपने पूरी केमिस्ट्री तैयार करनी है, लेकिन जब आप रिवीजन करने जाओगे तब की बात है ये, जब आप पढ़ रहे होगे तब की बात है। क्यों? जब आप ये चैप्टर पर आ जाओगे ना, आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। जैसे ही केमिकल बॉन्डिंग चालू हुआ, आपका दिमाग हाइपर एक्टिव हो जाना चाहिए। जैसे ही जीओसी चालू हुआ, हाइपर एक्टिव हो जाना चाहिए कि इनके बिना जिंदगी अधूरी है। क्लियर एकदम? चलो भाई, अब हम समझ लेते हैं एक थ्योरी है भैया, DCFA थ्योरी। जब आप पढ़ो किसी चीज को, केमिस्ट्री में कोई भी चैप्टर आपके सामने आता है, आपके पास होनी चाहिए एक डेफिनेशन। आपके पास क्या होनी चाहिए? डेफिनेशन। कि आपने उस चीज को डिफाइन कैसे किया। डेफिनेशन मतलब उसकी फील्ड, कि वो जो कॉन्सेप्ट है वो डेफिनेशन से आप फील्ड डेवलप करोगे, है ना, और उस फील्ड को आप कन्वर्ट कर लोगे कॉन्सेप्ट में। तो डेफिनेशन के बाद आप उस पर्टिकुलर टॉपिक का कॉन्सेप्ट डेवलप करोगे। डेफिनेशन आपने पढ़ी, क्या कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड वो समझा, फिर आपने फॉर्मूला लिखा, भाई कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, फिर आपने फाइनल फॉर्मूला लिखा, उस फॉर्मूले का आपने क्या किया? एप्लीकेशन। ये आप पूरा प्रोसेस फॉलो करोगे। तो इस टाइप की चीजें आप यहां पर करोगे, ठीक है। तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री आप समझ रहे होगे, लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में यहां पर क्या जाएगा? डायरेक्ट मेथड। तो ये ध्यान रखना, डेफिनेशन देन कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला देन एप्लीकेशन। अब सर आपने सब बता दिया, लेकिन करना क्या है ये तो बताओ, मुद्दे पर आओ सर। आपने सब ज्ञान दे दिया, मुद्दे पर आओ, क्या कहानी आप बताना चाह रहे हो, तो क्या करना चाहिए उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम भी आपका पूरा साथ देंगे। जैसे शुरुआत करेंगे हम, सभी बेसिक चैप्टर को आपको तैयार करना है जिस पर बेस्ड केमिस्ट्री होती है। जैसे अगर मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री की, तो मोल कॉन्सेप्ट के बिना आप ये सोचना भी मत। तो बेसिक चैप्टर आपको तैयार करने हैं, मोल कॉन्सेप्ट जो है उसको अच्छे से तैयार करना है। फिजिकल केमिस्ट्री की काफी समस्याएं दूर हो जाएंगी इससे, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, ये तैयार करोगे आप किसके लिए? क्योंकि भैया पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट आएगा और इन दोनों चैप्टर का एप्लीकेशन केमिकल बॉन्डिंग वाले में आ जाता है। तो ये 2-3 चैप्टर जो हैं, इनको आप बेस बनाकर चलोगे, तब जाके आप आईयूसी में आगे चीजें समझ पाओगे। मान लो एस ब्लॉक में कोई स्ट्रक्चर आया, पी ब्लॉक में आया, डी ब्लॉक में आया, तब आप समझ पाओगे। ऑर्गेनिक की तरफ आगे बढ़ोगे तो भाई साहब आईयूपीएससी, आइसोमेरिज्म, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जीओसी, ये जान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक, ये तैयार करोगे तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक। चलो अगला पॉइंट पढ़ेंगे, क्या लिखा है? मेक फॉर्मूला शीट फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। ये आपको करते जाना है। लर्न फंक्शन ऑफ रिएजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने हमेशा बच्चों को बताया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या करना है? एक कॉलम बनाना है, लेफ्ट साइड लिखना है रिएजेंट, राइट साइड लिखना है उसका फंक्शन। रिएजेंट क्या है, उसका फंक्शन क्या है। सपोज आपके पास रिएजेंट है, मान लो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का, क्या बोलोगे? वाटर का एडिशन विद द हेल्प ऑफ एंटी मार्कोव ग्रुप। एक एग्जांपल लिख लो साथ में, वो सब बताएंगे। मैं तो आपको इसलिए बता रहा हूं कि दिमाग में रहेगी हम तैयारी कैसे करने जाएंगे। तो ये चीज साथ साथ क्लास की चलती रहेगी, है ना। अगला, लर्न ऑल नेम रिएक्शन ऑफ एनसीईआरटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एनसीईआरटी में जितनी नेम रिएक्शन दे रखी है ऑर्गेनिक की, सब तैयार करनी है। अगला, अप्लाई डीएम, डीएम मतलब डायरेक्ट मेथड फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब आपको हम सवाल करने का डायरेक्ट मेथड बता देंगे कि भैया सवाल आएगा तो इस टाइप से आप आंसर कर सकते हो। क्योंकि एग्जाम में सवाल आएगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ डीएम याद आएगा कि यार इसका डीएम क्या था, अच्छा ये था। तो डीएम के लिए कॉपी अलग से, मैंने बोला ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरी चल रही होगी तो साथ में डीएम की ट्रिक्स की कॉपी बन रही होगी आपकी, है ना। अगला पॉइंट, रीड इटैलिक पोर्शन गिवन इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, उसमें इटैलिक पोर्शन जो लिखा हुआ है उसको अच्छे से पढ़ना है। ये बहुत बारीक चीज लिखी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कहां कहां इटैलिक लिखा है, आज ही सर्च करोगे मुझे लगता है तुम लोग एनसीईआरटी खोल कहां लिखा इटैलिक, सर ने बताया लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इटैलिक में वो कुछ ऐसी बात लिखते हैं जो पूरा का पूरा सार होता है। जो ऊपर रामायण लिखी होती है एनसीईआरटी में, उसका सार पूरा वहां लिखा रहता है, इसलिए उसको मिस नहीं करना आपको, ठीक है। एनसीईआरटी रीड करते हुए इटैलिक पर ध्यान देना है, ठीक है। आइए जरा अगला पॉइंट, सारे क्वेश्चन करने हैं भैया एनसीईआरटी के, इन चैप्टर दिए हो, चैप्टर खत्म होने के बाद में दिए हो, एग्जांपल दिए हो, सारे सवाल करने हैं। रीड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। मैं ये पॉइंट लिखकर इसलिए रहा हूं क्योंकि ये भैया आपके भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई एक सिंगल पॉइंट मिस ना हो जाए, इसलिए अपन ने सारे लिख के लाए कि भाई ये चीजें बच्चों को बतानी है, ठीक है। तो पीवाई के सॉल्व करने हैं, आप लोगों को भी अपनी तरफ से प्रयास करना, पीवाई के ऊपर फोकस करना है। और भैया मॉक टेस्ट देने हैं अपन को, और ये वाली बात जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट का एनालिसिस करना जरूरी है, कई बच्चे नहीं करते हैं। भाई आपने टेस्ट दिया, अब आपको टेस्ट देकर आ गए, अब आप आगे बढ़ गए, अगला चैप्टर चालू हो गया, आपने ये तो एनालाइज किया ही नहीं कि मैंने जो टेस्ट दिया उसमें मेरे कितने गलत हुए, और जो गलत हुए वो किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे, वो कॉन्सेप्ट मेरा वीक है, मैं उसको सुधार लूं। एनालिसिस से यही होता है ना, आप अपनी गलतियों से सीखते हो और गलतियां मिनिमाइज करते हो। देखो गलतियां कभी खत्म नहीं होंगी, ये बात आप दिमाग में रख लो, गलतियां कभी खत्म नहीं होंगी। गलतियों को मिनिमाइज कर करके इतना मिनिमाइज कर लो कि भाई साहब जब पेपर देने जाओ ना तो आपको इतना कॉन्फिडेंस रहे कि भाई साहब सारे क्वेश्चन बना दूंगा मैं। और अगर यही कॉन्फिडेंस पेपर जाते मतलब एंटर करते टाइम एग्जाम हॉल में आप घुस रहे हो कि यार आज तो फोड़ देंगे, तब आपके 180 में 180 बन पाएंगे, ठीक है। और भाई साहब शॉर्ट नोट्स आपके होने चाहिए, और वो मैंने बता दिया है, शॉर्ट नोट्स रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो काफी चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि जो तैयारी में आपके
हेल्प करेंगी 180 में 180 लाने की एक मुहिम है एक तरीके से कि आपको ऐसे अगर फॉलो करोगे चीजों को तो, और देखो पढ़ना तो मैं खुद ही है, ये ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।